जय हिंद दोस्तों। आज हम शुरुआत करने वाले हैं इतिहास के पहले चैप्टर कक्षा 6 के इतिहास के पहले चैप्टर की, जो कि है क्या, कब, कहाँ और कैसे, जिसमें से हम लोग पढ़ेंगे लोग कहाँ रहते थे, यात्रा, देश के नाम और साहित्यिक स्रोत। तो इसका पहला जो टॉपिक है, इसमें से लोग कहाँ रहते थे। तो लोग कहाँ रहते थे, पहला है नर्मदा नदी के किनारे। तो कई लाख वर्ष पहले लोग इसी नदी के किनारे रहते थे। यहाँ रहने वाले लोग कुशल संग्राहक थे। क्या थे? कुशल संग्राहक थे, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। भोजन, जिनका भोजन जड़, फल तथा जंगल के अन्य उत्पाद थे। वे जानवरों का आखेट यानी शिकार भी किया करते थे। दूसरा है उत्तर पश्चिम की सुलेमान और गिरधर की पहाड़ियों पर। तो इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों का उपजाना आरंभ किया था, जिनका मुख्य काम क्या था? पशुपालन था। पशुपालन में भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशु पालते थे। ये लोग गांव में रहते थे। फिर तीसरा टॉपिक है उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत तथा विंध्य की पहाड़ियों पर। ऐसे क्षेत्र जहां कृषि का विकास हुआ, यानी प्रारंभिक काल में जो कि कृषि का विकास हुआ है, वो कहाँ पर हुआ है? गारो तथा मध्य तथा विंध्य की पहाड़ियों पर, जहाँ पर सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। चौथा टॉपिक आता है जिसमें सिंध तथा इसकी सहायक नदियों पर। सिंध तथा इसकी सहायक नदियों पर। सहायक नदियाँ किन्हें कहते हैं? सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो बड़ी नदी से में मिल जाती हैं। फिर लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ नगर फले फूले। नगर फले फूले का मतलब होता है कुछ ऐसे नगरों का उद्गम हुआ जो कि इन्हीं नदियों के आसपास के इलाकों में हुआ। तो गंगा व इनकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व में हुआ था। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन। गंगा तथा सहायक नदी सोन में जो पहला टॉपिक है उसमें क्या है कि गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान में जिसको हम बिहार कहते हैं, उसके नाम से जाना जाता है। विशालकाय राज्य स्थापित हुआ। फिर देश के अन्य हिस्सों में भी राज्यों की स्थापना हुई। फिर वहाँ के लोग यात्रा क्यों करते थे? तो यात्रा करने का मेन उद्देश्य था काम की तलाश में। प्राकृतिक आपदाओं के कारण सेनाएं दूसरे क्षेत्र पर विजय हासिल करने के लिए यात्रा करती थी। फिर व्यापारी जो होते थे, व्यापारी मूल्यवान वस्तुओं को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे। फिर धार्मिक गुरु जो हुआ करते थे, धार्मिक गुरु लोग क्या करते थे? लोगों को शिक्षा और सलाह देने के उद्देश्य से यात्राएं किया करते थे। फिर नए स्थानों की खोज के लिए लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे। फिर इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। फिर देश के नाम किस प्रकार पड़े, यानी जो आज हमारे देश को इंडिया कहते हैं, इंडिया की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो इंडिया शब्द जो है इंडस से निकला हुआ है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम से की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने, यानी कि ईरान तथा यूनान से आने वाले जो यात्री थे, उन्होंने सिंध को हिंदोस तथा इंदोस और नदियों के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। तो समझ गए होंगे लगभग कि इंडिया का नाम किस प्रकार पड़ा। तो इंडिया का नाम जो कि पड़ा है हमारा ईरान के तथा यूनान से आने वाले यात्रियों के द्वारा, जो कि हिंदोस तथा इंदोस कहा करते थे, और नदियों के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा गया। फिर भरत नाम जो है, नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के लिए किया जाता था। तो इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति यानी ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग भारत देश के नाम से होने लगा। फिर दूसरा आता है अतीत के बारे में हमको जानकारी कहाँ से मिलती है। तो अतीत के बारे में जानकारी हमको एक पहला तो साहित्यिक स्रोत, दूसरा है पुरातत्व। तो साहित्यिक स्रोत के बारे में जब हम जानेंगे तो साहित्यिक स्रोत का मतलब होता है कुछ ऐसे स्रोत जिनको लिखे पढ़े गए होंगे पहले, तो
लिखे पढ़ने का मतलब होता है, पहला उसमें आता है तुम्हारा पांडुलिपि। पांडुलिपि का मतलब ये होता है कि ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती थी। क्यों कही जाती थी? ये पुस्तकें जो कि हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती थी। दूसरा, अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द मेनू, जिसका अर्थ है हाथ से लिखा हुआ। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़ पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्रों पर मिलती हैं। यानी ये पांडुलिपियाँ मेन किस पे लिखी जाती थी? भुर्ज नामक पेड़ की छाल पर लिखी जाती थी। और अभिलेख दूसरा आता है। अभिलेख किसे कहते हैं? अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। इन पर कार्य क्या होता था? इन पर शासकों के उपदेश यानी प्रशंसा, वंशावली एवं कार्यों का विवरण मिलता है। फिर दूसरा आता है लिखित स्रोत। लिखित स्रोत क्या है हमारे? महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक इत्यादि। इनमें से कई संस्कृत, प्राकृत तथा तमिल में लिखी गई मिलती हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे, यानी आम लोग का मतलब वहाँ पे रहने वाले लोग, जो आम लोग हुआ करते थे वे लोग करते थे प्राकृत भाषा का उपयोग। यानी फिर दूसरा था पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य, तो पुरातात्विक साक्ष्य का जो मतलब है कि पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेष, चित्रों तथा मूर्तियों के अवशेष इत्यादि से है। इसमें क्या होता था? इनमें औजार, बर्तन, हथियार, आभूषण, मोहरें आदि हुआ करती थी, जिसके अलावा जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की अस्थियां भी प्राप्त हुई हैं। तो ये इनको कहाँ रखते हैं? पुरातात्विक साक्ष्य में रखते हैं। तो पुरातात्विक साक्ष्य हो गए ये हमारे। फिर दूसरा आता है अतीत, या अतीत एक है या फिर अनेक। फिर अलग अलग समूहों के लोगों के लिए अतीत अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियों को पकड़कर शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते थे। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर थे। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान है। कहने का मतलब ये है कि जो अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग हुआ करते थे वो अपना भोजन मछलियों को पकड़ कर करते थे, और दूसरे वहीं शहर में रहने वाले लोग क्या करते थे? दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहते थे, यानी एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते थे। यानी उनका खाना वहाँ पे नहीं आता था, वो दूसरों जगह से उनका भोजन आता था। फिर तिथियों का महत्व के बारे में जानेंगे। तिथियों का महत्व यानी कृषि का आरंभ कब हुआ हमारा? 8000 वर्ष पूर्व। कब हुआ? 8000 वर्ष पूर्व। फिर दूसरा आता है सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर कब विकसित हुए? तो वो आता है तुम्हारा 4700 वर्ष पूर्व। दूसरा आता है गंगा घाटी के नगर, मगध तथा बड़ा राज्य कब? तो ये 25 वर्ष पूर्व। दूसरा है 2500 वर्ष पूर्व। वर्तमान में लगभग 2000 वर्ष पूर्व। वर्तमान वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म के तिथि से की जाती है। यानी वर्तमान जो आज हम मान के चलते हैं वो सन 2000 वर्ष को मान के चलते हैं। तो यह 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व यानी ईसा से पहले के रूप में जानी जाती हैं। फिर इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान के पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। इतिहास और तिथियां यानी अंग्रेजी में BC, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट होता है। क्या होता है? अंग्रेजी में जिसको हम BC बोलते हैं उसको हम हिंदी में ईसा पूर्व बोलते हैं, जिसका मतलब बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तिथियों से पहले AD हिंदी के AD लिखा होता है और हिंदी में ई लिखा होता है यानी ईसा। तो इससे पता जाता है कि एंडो डैमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है, जिसका तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। क्या है? ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। तो आज का चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। मिलेंगे अगली वीडियो में सेकंड चैप्टर के साथ। चैप्टर जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।